तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीकी ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल टीकी ब्रेन पर कक्षा 10वीं के गणित विषय के फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की सीरीज चालू हो गई है। ये जो सीरीज है चैप्टर 1 से चालू हुआ था। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए गए हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी कॉन्सेप्ट को काफ़ी बारीकियों से समझाया गया है, काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। सभी प्रश्नों के प्रश्न हल करके दिखाए गए हैं। आप चाहें तो पुराने क्लासेस के वीडियो भी देख सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारे क्लासेस चालू होंगी या फिर जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, सभी क्लासेस में हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी प्रश्नों के हल करेंगे, सभी के प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट कैसे प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के एंड में दिखाया गया है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 3। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अध्याय 3 में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि यहाँ का टाइटल ही है, एक चर का द्विघात समीकरण। तो एक चर का द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या क्या होती है, विविक्तकर किसे कहते हैं, विविक्तकर या फिर विभेदक किसे कहते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो एक के बाद एक सभी टॉपिक्स पढ़ते हैं, सभी प्रश्नावली के प्रश्न हल करते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक चर का एक घात का समीकरण। जैसे कि पिछले प्रश्नावली में हमने देखा था, पिछले प्रश्नावली में हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलते थे, x + y = 5 या फिर 2x - 3y = 20। इस तरीके से हमें समीकरण देखने को मिलता था। तो ये जो समीकरण थे, इनमें दो चर दिए रहते थे, x और y। x एक चर है और y एक चर है। तो ये क्या है, दो चर का एक घात। अब चूंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है, इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, तो ये दो चर हैं, इनका घात एक है। तो ये दो चर का एक घातीय समीकरण है। लेकिन हमें यहाँ पे एक ही चर का दो घात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, एक चर का एक घात का समीकरण किसे कहेंगे। देखो, 2x + 16 = 50। यहाँ पे x है, x का अधिकतम घात। अब देखो, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बहुपद को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, घात के आधार पर, पद के आधार पर, है ना। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। देखो, उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे, बोलने का मतलब है कि उस हिसाब से हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक घातीय समीकरण है, ये क्या है, दो घातीय समीकरण है। ठीक है, तो देखो, एक चर का एक घात का समीकरण यानी कि इसमें सिर्फ चर राशि एक होनी चाहिए और घात भी इसका अधिकतम एक होना चाहिए, तब हम इसे क्या कहेंगे, एक चर का एक घात का समीकरण। ठीक है, पिछले प्रश्नावली में भी हमने इस टाइप के प्रश्न देखे हैं। अब देखो, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात यानी कि जो चर राशि की अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से x² + 2x + 1। इसमें अगर हम देखें तो x का अधिकतम घात क्या है, x का एक घात यहाँ पे एक है, x का यहाँ पे घात 2 है, तो अधिकतम घात कितने हैं, 2। इसी प्रकार से x² - 10x = 0। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 2 पद है, तो इसको रहने के लिए दोनों ही द्विघात समीकरण है। तो क्या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि वो पॉइंट्स अगर हमें याद रहें तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये द्विघातीय समीकरण है या द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो देखो, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। कौन कौन से पॉइंट्स है, देखो, सबसे पहला कि जिस समय द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होने के लिए कौन कौन से शर्त हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक मानक रूप है, ax² + bx + c। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, x का घात अधिकतम 2 है, x का घात यहाँ पे 1 है। ये a b c क्या है, a b c एक अचर राशि है, कोई भी संख्याएं हो सकती है इनकी जगह। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मानक रूप है। अगर शर्त की बात करें तो देखो, जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघातीय समीकरण होगा। जैसे कि यहाँ पे भी x का अधिकतम घात 2 है, x का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे x या फिर y, जरूरी नहीं कि x ही हो, x या फिर y जो भी है चर राशि है, उसका अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, लेकिन ये दोनों है। ठीक है, दूसरा शर्त क्या कहता है कि समीकरण में दो पक्ष हो जिसमें यदि दायां पक्ष 0 हो तब बायां पक्ष बहुपद होने चाहिए। बायां पक्ष क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। जैसे कि देखो, यहाँ पे x² + 2x + 1 ये क्या है, एक बहुपद है। यहाँ तक अगर हम देखें तो ये बहुपद है। अब बीच में चूंकि इक्वल टू, समीकरण का मतलब क्या होता है कि समीकरण का मतलब होता है कि बायां पक्ष = दायां पक्ष। ये हो गया समीकरण, यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी कथन या फिर जो भी बहुपद दिए हैं, ये जो बहुपद है इस साइड में जो दिए गए जो भी मान है यहाँ पे
अचर राशि हो, चाहे शून्य हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो इसके बराबर है। ये क्या दर्शाता है? समीकरण दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समीकरण किसे कहेंगे? जब बीच में बराबर हो, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को दर्शाता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि समीकरण में दो पक्ष जिसमें से यदि दायां पक्ष जो है शून्य है, तब बायां पक्ष क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। और ये जो बायां पक्ष है ये बहुपद ही होना चाहिए। बहुपद होने के लिए कौन कौन से शर्त है हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर 1 जो बहुपद था, बहुपद चैप्टर में हमने सबसे पहला टॉपिक बोल सकते हैं, लगभग पहला दूसरा टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था कि बहुपद होने के लिए कौन कौन से शर्त हैं, किसे हम बहुपद कहेंगे, किसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ रहा है, बहुपद होने चाहिए इसलिए। तो देखो, बहुपद होने के लिए सबसे पहला नियम क्या था कि जो पहला नियम था वो था कि जो बहुपद में चर और अचर राशि दोनों होने चाहिए, चर और अचर दोनों राशियां होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला क्या था? चर और अचर राशि दोनों होने चाहिए। बहुपद में चर और अचर राशि दोनों होने चाहिए। दूसरा क्या नियम था कि दूसरा नियम था कि जो चर का घात है, चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक व पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक व पूर्णांक होना चाहिए। और कौन कौन से नियम और कौन कौन से पॉइंट थे, कौन कौन से शर्त थे बहुपद होने के लिए? और शर्त था कि देखो, चर का घात धनात्मक व पूर्णांक होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए कि कम से कम एक पद होना चाहिए। कम से कम एक या अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, ठीक है। इसके अलावा अब हम बोल सकते हैं, देखो, चूंकि चर का घात धनात्मक ही होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ऋणात्मक, अच्छा, चर का घात जो है, चर का घात ऋणात्मक ना हो, चर का घात ऋणात्मक ना हो तथा दशमलव में ना हो। ये आपको समझाने के लिए बता दिया गया, दशमलव में ना हो, ठीक। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक और दिखा दिया गया है कि देखो, किसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, किसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, उसके लिए कौन कौन से शर्त हैं। सबसे पहला देखा जाए तो अगर समीकरण, अब चूंकि समीकरण है तो बीच में बराबर हो गई, अगर दायां पक्ष शून्य नहीं हो तो भी उस पक्ष में जो भी है उसको हम लेफ्ट साइड करके उसको 0 कर सकते हैं। यदि दायां पक्ष में शून्य है तो जो बायां पक्ष में जो भी व्यंजक है, ये जो व्यंजक है, या फिर हम इसको बहुपद कह सकते हैं, तो जो भी व्यंजक है ये बहुपद होना चाहिए। अब बहुपद ही होना चाहिए इसलिए हमने कहा क्योंकि बहुपद होने के कौन कौन से नियम है कि सबसे पहले इसमें एक या एक से अधिक पद होना चाहिए। तो इसमें एक या एक से अधिक पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, ठीक है। बहुपद में जो चर है, चर राशि का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए या फिर पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए यानी कि जैसे कि यहाँ पे 1 का घात 2 है, धनात्मक है, इस 1 का घात धनात्मक होना चाहिए या फिर पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी कि जैसे कि 4/5 इस तरीके से ना हो, या फिर और क्या बोल सकते हैं, इसको 1/2 बोल सकते हैं घात, तो इस तरीके से ना हो, ठीक है। चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, अच्छा, ये कम से कम एक पद हो गया। चर का घात, अब देखो, धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, इसका मतलब है कि ऋणात्मक तो नहीं होना चाहिए, यानी जैसे 1 का घात -2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात जो है ऋणात्मक हो गया। घात धनात्मक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2.5 ले लेते हैं तो 1 का घात 2.5 गलत है, इस तरीके से ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद नहीं, इसका मतलब ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। तो प्रश्नों पहला में यही प्रश्न है कि इनमें से पहचानिए कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को हम इजीली हल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा जो समीकरण दिया है वो द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। कुछ प्रश्न है उसके बाद भी पहले चलिए देख लेते हैं उनको किस प्रकार से हल करना। अब क्योंकि अगर प्रश्न में आएगा तो उत्तर तो लिखना ही पड़ेगा, तो उत्तर कैसे लिखेंगे, हल किस प्रकार से लिखेंगे, देख लेते हैं। एक आध प्रश्न बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित में वर्ग समीकरण चुनिए। वर्ग समीकरण चुनना है, जैसे कि अभी हमने कुछ शर्त देखी थी कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। उन्हीं शर्तों को बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण दोनों एक ही है। चलिए, पहला प्रश्न क्या दिया है? x² + 3x - 2 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? सबसे पहले देखो, इसमें जो बहुपद है, इस बहुपद की अधिकतम घात, यानी कि जो बहुपद में चर राशि है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। एक शर्त पूरा करता है। दूसरा, क्या इस बहुपद में जो चर राशि का घात है वो धनात्मक पूर्णांक है?
तो धनात्मक तो है और पूर्णांक भी है। धनात्मक दिख रहा है, माइनस तो नहीं, ऊपर में घात में जो है वो माइनस नहीं है, यानी कि धनात्मक है। दूसरा पूर्णांक यानी कि दशमलव में, जैसे पूर्णांक यानी जैसे कि 4/5 हो गया या 0.5, इस तरीके से है क्या? नहीं, इस तरीके से भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला जो प्रश्न दिया है यानी कि x² + 3x - 2 = 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपको इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न या तो सही विकल्प में पूछे जाएंगे, बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, चुनिए। उसके बाद ऑप्शन में A B C करके दिए रहेंगे, इस प्रकार से हल दिया रहेगा। या फिर इस तरीके से कि प्रश्न जो है सही या गलत लिखिए, सत्य असत्य कथन को छांटिए, इस प्रकार के प्रश्न में दे सकते हैं। ठीक है, यदि 2 नंबर के प्रश्न में दिया जाता है तो इस प्रकार लिखना, दिया गया समीकरण है अतः बहुपद का अधिकतम घात 2 है, चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, अतः द्विघात समीकरण है उत्तर। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न को अगर देखें, सबसे पहले इसको हमें हल करना पड़ेगा। ये बहुपद के रूप में नहीं है, ये क्या है? एक 1/x है। अगर यही से अगर हम देखें तो 1/x यानी x का घात ऋणात्मक में आएगा। जब भी x ऊपर जाएगा तो x का घात ऋणात्मक में जाएगा। यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? बहुपद नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हल कर लेते हैं। वो x² + 1/x = 1। अगर इसको हल करना चाहें तो क्या करेंगे? इसका बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x और 1 का गुणा हो जाएगा, सीधा सीधा 1 से कम x हो जाएगा, x और x² का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x का घात 3 और प्लस 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 = 1। देखो x का घात 3 आ गया है ना, x का घात 2 नहीं है। फिर भी इसको आगे हल करेंगे, x³ + 3 + 1 = x, उधर होगा तो क्या हो जाएगा? x का गुणा हो जाएगा और x³ प्लस, अब अगर हम चाहें तो इस x को इस साइड लाना चाहें तो ये -x हो जाएगा और प्लस में 1 = 0। यहीं से हम बोल सकते हैं कि x का अधिकतम घात क्या हो जा रहा है? x का घात अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हल करेंगे और भी जितने भी प्रश्न हैं। एक 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न भी उसी प्रकार से दिया गया है। x बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या करेंगे? x/1 करेंगे, -2/x = -x, ऑलरेडी इधर भी दिया है। इस प्रकार से है, x क्या हो जाएगा? लघुत्तम निकालेंगे तो x से और x का गुणा होगा तो x² और 1 और 2 का गुणा होगा तो 1 और 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, = -x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? x² - 2, ये जो x है उधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा। उसके बाद ये -x² को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? x² + x² - 2 = 0। उसके बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² और x² दोनों जुड़ जाएगा तो 2x² - 2 = 0। यहाँ तक हल कर लिया हमने, इसको एक सरलतम रूप में यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले देखिए, एक चर राशि का अधिकतम घात 2 है, एक शर्त पूरा करता है। दूसरा, क्या चर राशि का जो घात है वो धनात्मक और पूर्णांक है? तो हाँ, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, दशमलव या फिर बटे के रूप में नहीं है और न ही ऋणात्मक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? अतः समीकरण में बहुपद का अधिकतम घात 2 है तथा चर का घात धनात्मक व पूर्णांक भी है, अतः समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बार हल कर, इस प्रकार से जब भी दिखेगा आपको एक सरलतम रूप में लिख लेना है। सरलतम रूप में लिखने के बाद आपको जो शर्तें हमने बताई थी उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद ध्यान में रखते हुए इसको हम जज करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्न आपको इजीली बन जाएंगे। और भी बाकी अगर सभी प्रश्नों को डिटेल में हल करना चाहते हैं तो हमारा PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF कैसे प्राप्त करना है वीडियो के अंत में दिखाया गया है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नावली पहला के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली दूसरा हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, इंग्लिश में बोले तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा? तो देखो, द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं? तो जैसे कि हमने बहुपद चैप्टर में पढ़ा था कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है? उस बहुपद में चर राशि की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे हम क्या कहते थे? बहुपद का शून्यक। सेम टू सेम ऐसा ही है, द्विघात समीकरण का मूल का मतलब होता है बहुपद का शून्यक। अब द्विघात समीकरण का मूल में ये जो बायां पक्ष होता है ये बहुपद होता है, तो इस बहुपद के शून्यक जो होता है वही इस समीकरण का एक्चुअल में मूल होता है। द्विघात समीकरण का मूल का मतलब है बहुपद का शून्यक, मतलब कि द्विघात समीकरण में x की जगह, इस द्विघात समीकरण में x की जगह जो संख्या रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है वह संख्या ही समीकरण के मूल होंगे। चूंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण है, यानी कि घात जो 2 है, जैसे कि बहुपद में भी हमने देखा था कि द्विघात बहुपद जब होता था तब उसका हम गुणनखंड करके हल करते थे तो x का 2 मान निकलता था। उसी प्रकार यहाँ भी x के 2 मान निकलेंगे जिन्हें हम समीकरण के 2 मूल कहेंगे। ठीक है,
समीकरण के मूल किसे कहते हैं? समीकरण के मूल यानी कि उस समीकरण में जो बहुपद दिया है उसमें चर राशि की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिससे उस पूरे समीकरण का कहने का मतलब है कि समीकरण का जो बायां पक्ष है यानी कि बहुपद है, इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे? समीकरण के मूल कहेंगे। ठीक है, समीकरण। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अब हमको मूल निकालना है, ठीक है, मूल किसे कहते हैं ये समझ आ गया। अब हमें इस समीकरण का मूल क्या होगा ये निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस समीकरण को हल करना पड़ेगा, यानी कि गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद एक के मान निकालने होंगे। तो इसको गुणनखंड कैसे करते हैं? तो गुणनखंड करने के तरीके अभी हम देखने वाले हैं आगे कि कौन कौन से मेथड हैं गुणनखंड करने के। सबसे पहले इसको एग्जांपल के लिए हम मूल किसे कहेंगे वो समझने के लिए इसका गुणनखंड करके दिखाते हैं, बाद में ये भी दिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो, बहुपद चैप्टर में हमने गुणनखंड करना सीखा है। देखो, यदि आपने बहुपद चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, यानी कि जो पहला ही चैप्टर है बहुपद चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है, तो इस चैप्टर के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप इजिली हल कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुपद के टॉपिक से रिलेटेड हैं, उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं भी पढ़ा है बहुपद चैप्टर तो एक बार जाके पढ़ लीजिए, उस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी इस चैप्टर में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे जैसे कि बहुपद चैप्टर में पढ़ा था। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखो, x² - 3x है। अब इस गुणनखंड करने का तरीका जो होता था, एक गुणनखंड यानी कि मध्य पद को तोड़कर करते थे, उस मेथड से हम इसको करके देखते हैं। 3x को अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड से गुणनखंड करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी बस इसको हल करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2x - x + 2 = 0। इसको गुणनखंड में फटाफट से करके दिखा देता हूँ। x - 2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, तो ये x - 2 = 0। तो सीधा सीधा x - 2 और x - 1 निकलेगा। अब देखो, अगर हम ये जो पक्ष है ये x, इस प्रकार से हमने दो गुणनखंड कर लिया। यदि x - 2 और x - 1 को अगर देखें तो क्या है? गुणा के रूप में है। जब ये पक्षांतर होगा, चाहे इसको पक्षांतर करें चाहे इसको पक्षांतर करें, तो 0 के साथ भाग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए x - 2 अगर करें, इसको अगर हम पक्षांतर करें तो 0 के साथ भाग हो जाएगा, 0/x - 1। अब 0 के साथ x - 1 गुणा हो चाहे भाग हो, उसका मतलब 0 ही होगा। तो सीधा सीधा x - 2 = 0, x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x - 1 को रखें इस साइड बाएं पक्ष में और x - 2 को पक्षांतर करें, तो ये 0 के साथ x - 2 भाग हो जाएगा। x - 2 जो है 0 के साथ भाग हो जाएगा, तो 0 ही आएगा। तो सीधा सीधा x का मान 2 मिलेगा। देखो, सॉरी, x का मान क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये -1 पक्षांतर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x के 2 मान हमें मिले, x = 2 और x = 1। इसका मतलब क्या है कि x की जगह अगर हम 2 और x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो इस समीकरण में जो बहुपद का मान है, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। और यही जो 2 मान हैं ये समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, समीकरण के मूल किसे कहते हैं? अच्छे से समझ में आ गया होगा। समीकरण के मूल एक बार और दोहरा लेता हूँ। समीकरण के मूल यानी कि समीकरण में जो बहुपद है उस बहुपद में चर राशि की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उस संख्या को हम क्या कहेंगे? उस समीकरण के मूल कहेंगे। ठीक है, आगे हम प्रश्नावली में और भी देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। प्रश्नावली में देखेंगे कि समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसी में एक और प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि प्रश्न में आपको पूछ सकता है कि जांचिए कि जो संख्या दे दी रहेगा x = 2 और x = 1, ये संख्या दे दी रहेंगे, x के ये जो मान दे दी रहेंगे, उसके बाद प्रश्न में बोलेंगे कि जांचिए कि क्या ये संख्याएं समीकरण के मूल हैं कि नहीं। अब समीकरण के मूल हैं कि नहीं का क्या मतलब है? अगर ये समीकरण के मूल होंगे तब x के ये जो 2 मान दिए गए हैं, इन मानों को इस समीकरण में रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अगर 0 होगा तो समीकरण के मूल हैं। अगर इसका मान 0 नहीं होता है इन मान को रखने के बाद, तो ये समीकरण के मूल नहीं होंगे ये जो। ठीक है, यही से हम जांच कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर बोल दिया है, जैसे कि आपको प्रश्न में बोला x = 2 x = 1, क्या ये समीकरण के मूल हैं? क्या ये समीकरण का मान भी दे दिए रहेगा, ये समीकरण के मूल हैं कि नहीं, जांच कीजिए। प्रश्न में आपको क्या पूछ सकता है? क्या x = 2 और x = 1 समीकरण के मूल हैं? तो आपको कैसे हल करना है? आपको हल करके लिखना है हल। यदि x = 2 और x = 1 समीकरण x² - 3x + 2 के मूल होंगे, तब x = 2 रखने पर, तब समीकरण में x = 2 रखने पर इस समीकरण में हम मान रख के देखते हैं क्या दिया है? x² - 3x + 2 = 0। x बराबर हम क्या रख देते हैं? 2 रख के देखते हैं। 2 का वर्ग हो जाएगा -3 गुणा 2 हो जाएगा, ये 2 है, प्लस में हो जाएगा 2 = 0। अगर ये पक्ष भी 0 और ये पक्ष भी 0 अगर आता है तब के केस में ये समीकरण के मूल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा क्या? 3 दूनी 6 और प्लस 2।
अगर हम इन दोनों को हल करें, पहले इन दोनों, अच्छा ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस प्लस हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 2 क्या हो जाएंगे, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये भी 0। चूंकि x बराबर 2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान हमें अंत में शून्य मिल गया, अतः क्या हम क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 2 समीकरण के मूल होंगे। कौन समीकरण के मूल, ये समीकरण के मूल होंगे। इसी प्रकार x बराबर 1 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 अगर रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x है तो x की जगह 1 और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी हल करके देख लेते हैं क्या इसका मान 0 आता है। 1 का घात 2 है तो 1 एकम 1 ही होगा, 3 एकम 3 होगा और प्लस में 2। अब देखो 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0। बाएं पक्ष 0 है, दाएं पक्ष 0 ही है ऑलरेडी, अतः हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर 1 यह भी इस समीकरण के मूल होंगे। क्योंकि हमने पहले ही प्रश्न को हल करके मूल निकाले थे तो जाहिर सी बात है कि मूल तो होंगे ही, लेकिन प्रश्न में आपको ये हल करके नहीं दिखाया गया। ये नहीं बोला जाएगा कि ये मूल हैं, क्या बोला जाएगा कि x बराबर 2, x बराबर 1 क्या ये समीकरण के मूल होंगे, ऐसा आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, तब के केस में कैसे जांच करेंगे, यदि ये समीकरण के मूल होंगे तब समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, चूंकि x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य आता है अथवा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तब के केस में हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर 2 और x बराबर 1 समीकरण के मूल होंगे। इस तरीके से इजीली हल हो जाएंगे। आपकी प्रश्नोली में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि गुणनखंड करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। गुणनखंड करने के तरीके, सभी तरीकों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुपद चैप्टर में भी हमने पढ़ ही लिया है। सेम उसी मेथड को फिर से यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन से मेथड होते हैं उस, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है, वे क्लास अटेंड कर लिए हैं तब अच्छी बात है। ये वाले क्लास में आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नए बच्चे हैं तो उनको समझाने के लिए हम इस चैप्टर में भी एक बार पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं गुणनखंड करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सर्वसमीका का प्रयोग करके। सर्वसमीका यानी कि हमारे पास 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर इसको हम तोड़ें तो किस प्रकार टूटता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तब इसको हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, जब इसको हल करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये किस प्रकार आता है, इसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बोलने का मतलब है कि यदि कोई क्या समीकरण दिया गया है, उस समीकरण को अगर हम इस रूप में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जो भी रूप में रहेगा, चर का घात 2 रहेगा पहला, तो चूंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर इस पद में या इस पद में या इस प्रकार के पद में अगर हम तोड़ सकते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, a प्लस बी का 2 बार गुणा, इस तरीके से। तो ये ऑलरेडी दो पदों में टूट गए, गुणनखंड हो गए ना इसका। यदि कोई समीकरण दिया है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a और b यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तब हम इसको सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि सीधा a प्लस बी गुणा a प्लस बी यानी कि गुणनखंड हो गया। ठीक है, प्रश्न से हल करके देखते हैं एक आध प्रश्न देखते हैं। सभी के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसके लिए लेते हैं उदाहरण, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखो इज इक्वल टू 0, इस प्रकार का समीकरण दिया है। इस समीकरण को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। बोलने का मतलब जैसे देखो, अगर a की जगह x अगर हम मान लें तो ये x का स्क्वायर एकदम सही रूप में है, a की जगह सिर्फ x बस है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम 4x को देखें तो 4x को हम 2ab के रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, देखो 2 गुणा 2 हो गया, और a की जगह चूंकि x है तो x हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये गुणा है और ये x है। ठीक है, 2 गुणा x, अब इसमें क्या बच गया, 2 बच गया, सॉरी ये भी गुणा ही रहेगा, ये हो गया b की जगह क्या है, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। अब देखो क्या इसको हल करेंगे, यही है, देखो 4x को ही हमने इस प्रकार लिखा, 2ab 4x को ही हमने लिखा है। अगर इसका गुणा करेंगे तो आपस में क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 4x ही मिलेगा। हमने इसको इस रूप में लिखने के लिए इस प्रकार लिखने की कोशिश की है। अब देखो आखिरी में जो 4 है ये b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे देखो हमने 2ab, b की जगह क्या है 2 है, तो इस 4 को हम अगर 2 का स्क्वायर लिखें तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो हमने क्या किया, सिंपल ये जो बहुपद दिया था या फिर बहुपद समीकरण में जो बहुपद दिया था, इस बहुपद को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो प्रसार होता है, जो एक्सपांड होता है, इसके रूप में तोड़ने की कोशिश की है। तो ये हमारा मिल गया।
चूंकि हम अब क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 2, a की जगह x है और a की जगह x है और b की जगह 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू आखिरी में 0 था, सब में 0 लिख लेंगे इस तरीके से, बराबर में 0 था। अब अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं x प्लस 2, एक बार इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इधर जाएगा तो 0 के साथ भाग हो जाएगा तो सीधा शून्य ही हो जाएगा यानी कि शून्य। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा -2। सेम अगर इसको भी पक्षांतर करें तो भी x प्लस 2 दोनों सेम है तो यानी कि x इज इक्वल टू -2 ही मिलना है। इस तरीके से हम समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं या फिर समीकरण का गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर गुणनखंड बोलने के लिए सिर्फ बोला जाए तो सिर्फ आपको यहाँ तक लिखना है, गुणनखंड करके लिखना है। अगर समीकरण के मूल ज्ञात करना है बोला तो यहाँ तक आपको हल करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, ये पहला सरल समीकरण होगा। सेम टू सेम आपको इसी तरीके से उदाहरण, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x था, इसको हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अगर कर दें इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो इसके बराबर है तो इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि x का मान हमें लिटरली क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है सीधा। ठीक, इसी तरीके से अगर किसी समीकरण दिया है उसके जो बहुपद हैं उसको हम इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम ये ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा लिख सकते हैं। बस यही है सर्व समीकरण का उपयोग। ठीक है, सर्व समीकरण का उपयोग करके कैसे हल करना है आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी एक एग्जांपल जैसे कि देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर में -16 है, मान लेते हैं एक प्रश्न अपने से हम बनाते हैं इज इक्वल टू 0 दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 किसी संख्या का वर्ग है क्या, 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी कि 4 गुणा 4 यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 का वर्ग लिख सकते हैं 16 को इज इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लग रहा है क्या, हाँ a की जगह x है b की जगह 4 है, हम क्या कर लिख सकते हैं इसको a प्लस बी a माइनस बी, a यानी कि x प्लस b यानी कि 4 और x a यानी कि x और फिर माइनस और b यानी कि 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम x प्लस 4 इज इक्वल टू अगर 0 लें तो x बराबर -4 होगा, यहीं अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लें तो x बराबर 4 होगा। ये कैसे लिए समझ में आ गया, एक बार इसको हम लोग पक्षांतर किए एक बार इसको पक्षांतर किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमको x इज इक्वल टू -4 और +4। इस तरीके से सर्व समीकरण का उपयोग करके हम कैसे हल करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक पढ़ा भी हमने बहुपद चैप्टर में हमने इसको पढ़ लिया है आसानी से। यहाँ पे इस तरीके से हल करना है समीकरण, सर्व समीकरण प्रयोग करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पद को तोड़कर, अब मध्य पद को तोड़कर कैसे हल करेंगे इसके बारे में भी एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं ज़्यादा आसान होगा। देखो एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस प्रकार का समीकरण दिया है, अब मध्य पद को तोड़ना है। तो मध्य पद को तोड़ने के नियम क्या होते हैं सबसे पहले ध्यान में दीजिएगा, बहुपद चैप्टर में भी पढ़ा है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका अगर तुलना करें मानक समीकरण से तुलना करें तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देखें तो ए बराबर यहाँ पे क्या है, ए बराबर क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 के संग हुआ है तभी ये है। बी की जगह कौन सी संख्या है, बी बराबर है यहाँ पे 4 और सी बराबर क्या है 4। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब क्या करना होता है, मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद इसमें कौन सा है, मध्य पद यानी कि बीच का पद क्या है 4x। अब इस 4x को हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिससे अगर हम उनका गुणा करें तो a गुणा c यानी कि a गुणा c यानी कि 1 गुणा 4 यानी कि 4 के बराबर आना चाहिए। अगर उन संख्याओं का गुणा करें तो 4 के बराबर आना चाहिए और उनको जोड़ें या फिर घटाएं तो 4x के बराबर ही मिलना चाहिए। समझ में आ गया। अगर देखो मध्य पद को तोड़कर यानी कि बीच के पद को हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिनका अगर गुणा करें तो बीच के पद के
देखो मध्य पद को तोड़कर हम इसको गुणनखंड करना है, इसका मतलब क्या है, बीच के पद यानी कि 4x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिनका अगर हम गुणा करें तो a और c के गुणनफल के बराबर हो, और उन दो पदों को जोड़े या फिर घटाएं तो हमें 4x के बराबर मिलना चाहिए चिन्हों के साथ। ठीक है, चिन्ह को भी ध्यान में देना है। तो देखो इस 4 को हम ऐसे कौन से दो पद में तोड़ें जिससे उनको जोड़ें या घटाएं तो 4x के बराबर आए, और गुणा करें तो 4 एकम 4 a और c के गुणनफल के बराबर आए। तो देखो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 4, या फिर और क्या लिख सकते हैं 4, चूंकि धन ही ना, हमें धनात्मक धन +4 लाना है, इसलिए हमको माइनस का चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। इस 4 को और क्या लिख सकते हैं, 2 के गुणा के रूप में 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम 2 और 2 को गुणा करते हैं तो 4 तो मिल ही रहा है, साथ में अगर 2 और 2 को जोड़ें तो हमें 4x मिल जाएगा। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम इसको लिखेंगे x²। अब इसको आगे हल करते जा रहे हैं तो ये लिख सकते हैं x² + 2x + 2x + 4 = 0। इस बीच के पद को हमने ऐसा लिख दिया, बस इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बीच के पद को हमने ऐसे दो पदों में तोड़ दिया जिससे इनको जोड़ें या फिर घटाएं। जोड़ना है चूंकि यहाँ पे हम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों नहीं करना है, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 2x और 2x को जोड़ेंगे तो बीच के पद के बराबर, और इन दोनों का गुणा करें। देखो सिर्फ अगर संख्या की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 हो रहा है, और हम चाहें तो यदि 2x गुणा 2x करें, 2x और गुणा 2x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x²। उसी प्रकार 4 और x² को गुणा करेंगे तो भी 4x² ही मिलेगा। ठीक है, बोलने का मतलब है कि बीच के पद को हमने ऐसे दो पदों में तोड़ा जो जिससे जोड़े या घटाएं तो बीच के पद के बराबर, और गुणा करें, इन दोनों पद का गुणा करें तो a × c के बराबर मिल रहा है, तभी हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो x² + 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, तो देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, चूंकि यहाँ पे 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो इन दो पदों का एक जोड़ा और इन दो पदों का एक जोड़ा बना लेते हैं। इन दो पदों में कोई कॉमन है क्या, हाँ, इसमें x² का क्या मतलब होता है, x का 2 बार गुणा, x गुणा x। तो इसमें से एक x को कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस इसमें 2 गुणा x है तो x बाहर निकलेगा तो 2 बच गया, प्लस इसमें देखिए 2 गुणा x है और ये 2 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, यानी कि हम इसमें भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें क्या बच गया, 2 निकल गया तो x, और प्लस इसमें क्या है, 4 बराबर क्या है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 1 2 निकल गया तो इसमें क्या बचे 2 = 0। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो बीच में प्लस है। हमने बहुपद चैप्टर में बताया था कि बहुपद को दो पदों में कौन डिवाइड करता है, या तो प्लस या फिर माइनस। तो प्लस चिन्ह का इधर एक पद है, इधर एक पद है। इस पद में और इस पद में कोई चीज़ कॉमन है क्या, हाँ है, x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो इस पद में क्या बचा, x बचा है, इस पद में x बचा है, और इस पद में x + 2 निकल गया तो क्या बचा है, 2 बचा है। चिन्ह के साथ देखेंगे तो +2 बचा है = 0। अब देखो मध्य पद को तोड़कर हमने इसका 2 भाग में डिवाइड कर लिया, x²। यही वाला प्रश्न था, सेम टू सेम। हमने यहाँ पे क्या किया था, सर्व समीकरण का प्रयोग करके ये निकाला था x + 2 × x + 2। यहाँ पे हमने क्या किया कि मध्य पद को तोड़कर इस प्रकार के बहुपद गुणनखंड निकाल लिया। गुणनखंड वही निकला है। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, x बराबर -2 ही मिलना है हमको। इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, मध्य पद को तोड़कर इस प्रकार से हल करना है। अगर इसका रिवीजन करना चाहें तो हम एक दो शब्दों में क्या बोलेंगे, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनको या जोड़े या घटाएं तो बीच वाले पद के बराबर, और उन 2 पदों का गुणा करें तो a और c के गुणनफल के बराबर होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड किया जाता है। आगे प्रश्नावली में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है इस प्रकार के। तो इस तरीके से समीकरण का गुणनखंड करना भी हम सीख गए। आगे प्रश्नावली के प्रश्न हल करके देखते हैं अब सीधा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा, और एंड में जो 3 लेटर यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।